अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रियल एंड अपेरेंट वेट। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल और अपेरेंट वेट का मतलब क्या है। रियल वेट का मतलब है जो हकीकी वेट है हमारा, ठीक है। तो वेट की जो सिंपल डेफिनेशन है वही हम रियल वेट की डेफिनेशन में लिख देते हैं कि किसी भी बॉडी पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है किसी भी पॉइंट पे, वो उसके वेट के बराबर होती है। जैसे लेट्स से कि मेरे ऊपर अगर 600 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो मेरा वेट 600 न्यूटन है, तो इसको हम रियल वेट का नाम दे देते हैं और रियल वेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंपल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट का मतलब क्या होता है कि देखिए बेटा, वेट को मेजर करने के लिए ना हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ना, वो हम स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं। अब जो रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर आ रही है हमारे वेट की, उसको हम अपेरेंट वेट का नाम देंगे। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्प्रिंग बैलेंस में तो वही रीडिंग आएगी ना जो हमारा वेट है, और अगर उसके ऊपर वो रीडिंग नहीं आ रही तो इट मींस दैट कि स्प्रिंग बैलेंस खराब है। देखिए, ऐसा हमेशा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अपेरेंट वेट और रियल वेट की वैल्यूज में डिफरेंस हो सकता है। किन कंडीशंस में हो सकता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली जो हमें एक स्प्रिंग बैलेंस शो कर रहा है उसको हम अपेरेंट वेट का नाम देंगे, जो कि हमें नजर आ रहा है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो हकीकत में उस पॉइंट पे उतने मैस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगनी थी, ठीक है, और जो लग रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको हम नाम देते हैं रियल वेट का, ठीक है। चलिए अब वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। अब रियल वेट और अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम चार डिफरेंट कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली सिचुएशन क्या है कि एक एलिवेटर में हम खड़े हैं और उस एलिवेटर, वो जो एलिवेटर है वो या तो रेस्ट पे है, और अगर वो मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। इन शॉर्ट में कहना ये चाह रहा हूं कि उस एलिवेटर में किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब देखिए कि जब या तो वो रेस्ट पे है या वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कि उस वक्त हमारे ऊपर या पूरे सिस्टम पे किसी किस्म का कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रही। क्योंकि अब नेट फोर्स नहीं लग रही जिसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि चूंकि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई नेट फोर्स नहीं है, तो यहां पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो नेट फोर्स है ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये सारा फैक्टर जीरो होगा तो हमारा जो अपेरेंट वेट है और रियल वेट है वो बराबर आ जाएगा। इन दैट केस हम जब भी स्प्रिंग बैलेंस से मेजरमेंट करेंगे तो हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है वही है जो हमारा हकीकत में वेट है, ठीक है। जैसे लेट से मैं यहाँ पर खड़ा होकर स्प्रिंग बैलेंस को मेजरमेंट करता हूं तो एक्चुअली मेरा रियल वेट और अपेरेंट वेट बराबर आएगा, बिकॉज आई एम नॉट एक्सेलरेटिंग एट दैट टाइम, मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं, ठीक है। और अगर मूव करें यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करें, फिर भी जो रियल वेट है और अपेरेंट वेट है वो आपस में बराबर आएंगे, क्योंकि नेट फोर्स जो कि MA फैक्टर है वो जीरो है यहाँ पे। ओके, अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। दूसरे केस में क्या है कि जब वो अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। अब चूंकि वो अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और टेंशन इन स्ट्रिंग भी अपवर्ड है, ठीक है। और टेंशन इन द स्ट्रिंग जो स्प्रिंग बैलेंस के अंदर होती है वो डिसाइड करती है उसका वेट क्या है। अब इन दैट केस आप जरा इस चीज को तवज्जो से देखें कि जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि एक एडिशनल अपवर्ड फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब कि टेंशन इन द स्ट्रिंग ज्यादा क्रिएट हो जाएगी उसके वेट के मुकाबले में, जो हकीकत में उसका वेट है, और जो स्प्रिंग बैलेंस शो करेगा वो सेम नहीं होगा। जबकि स्प्रिंग बैलेंस जो शो करेगा इन दैट केस वो थोड़ा ज्यादा होगा, जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो ग्रेटर होगी। तो अब अगर मैं नेट फोर्स फाइंड करना चाहता हूं तो नेट फोर्स फाइंड करने का सिंपल मेथड होता है जब ऑपोजिट फोर्सेस लग रही होती है, ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा T माइनस डब्ल्यू, एंड T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू MA। अब यहां पर MA वाला फैक्टर जीरो नहीं है, क्योंकि अब उसके ऊपर कोई ना कोई नेट फोर्स लग रही है, अब वो एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहां पर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि चूंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, सो T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू MA। तो जो मेरे पास यहां पर अपेरेंट वेट आएगा वो W प्लस MA के इक्वल आ जाएगा। W प्लस MA मतलब अब जो मेरा अपेरेंट वेट है वो ग्रेटर होगा, कितना ग्रेटर होगा, बाय द फैक्टर MA, ठीक है। कि वो MA फैक्टर मतलब लेट्स से कि मेरा अपना वेट 50 न्यूटन है और जो फैक्टर MA है वो 10 न्यूटन आ रहा है, तो इस वक्त जो स्प्रिंग बैलेंस मेरा वेट शो करेगा वो 60 न्यूटन शो करेगा, हालांकि मेरा रियल वेट 50 न्यूटन है। तो एक्चुअली इस केस में जो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है वो ज्यादा वेट, जो हमारा अपेरेंट वेट है वो ज्यादा मेजर करेगा, ज्यादा शो करेगा। चलिए अब उल्ट बात करते हैं। अब उल्ट बात में क्या है कि व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन A,
अब यहाँ पर मैं जरा ये डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास एक एलिवेटर है, ठीक है, और इसके अंदर ये बेटे स्प्रिंग बैलेंस है और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट है इसको मैंने इस तरह लटकाया हुआ है, ठीक है। अब बेटा देखिए जो हमारे पास टेंशन इन द स्प्रिंग है वो तो अपवर्ड एक्ट कर रही है, वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब चूंकि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, अब ये जरा मेरी बात तवज्जो से सुने, अब चूंकि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की वजह से डाउनवर्ड एक फोर्स लग रही है। अब देखें, अब चूंकि हमारे पास एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है तो टेंशन इन द स्प्रिंग डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ रही है ना कि टेंशन में स्प्रिंग तो अपवर्ड होती है, अगर मैं उसकी अपोजिंग फोर्स लगाऊंगा तो टेंशन इन द स्प्रिंग कम हो जाएगी। अब जो टेंशन आनी है स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग बैलेंस के अंदर वो थोड़ी कम आएगी। अब जो हकीकत वेट है बॉडी का उसके मुकाबले में जो स्प्रिंग बैलेंस शो करेगा वो थोड़ा कम शो करेगा, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस ने तो वही चीज शो करनी है जो जितनी उसके अंदर टेंशन क्रिएट हो रही है। अगर वेट के मुकाबले में टेंशन कम क्रिएट हो रही है तो वो कम रीडिंग ही शो करेगा ना। तो यहां पर देखिए कि ये रीडिंग कम शो करेगा। अब चूंकि ये कम रीडिंग शो करेगा तो इन दैट केस हमारे पास जो वेट होगा वो ग्रेटर होगा रियल वेट और अपीयरेंट वेट स्मॉलर होगा। अब अगर मैं नेट फोर्स फाइंड करूं दैट इज W माइनस टी। अब बड़ी फोर्स वेट है, स्मॉलर फोर्स टेंशन स्प्रिंग है, सो W माइनस टी इज इक्वल टू MA, और MA वाला फैक्टर 0 यहां पर भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में जो क्या कहते हैं कि हमारे पास जो अपीयरेंट वेट है वो कम होगा और जो रियल वेट है वो ज्यादा होगा। मैं ना आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं। जैसे लेट्स से आप किसी झूले वगैरह में बैठते हैं और वो झूला अगर बहुत तेजी से ऊपर को जाता है तो हमारे पेट पर या छाती वाले हिस्से पर जो है ना वो भार पड़ता है, ऐसा फील होता है भार पड़ रहा है। वो एक्चुअली होता क्या है कि चूंकि वो अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है तो हमारा जो अपीयरेंट वेट है वो इंक्रीज हो रहा है इन दैट केस, ठीक है, इसलिए हमारे ऊपर भार पड़ रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही लेट से कोई चीज अगर बहुत तेजी से नीचे आए ना तो हम ऐसा फील हो जैसे हम काफी ज्यादा हल्के हो रहे हैं, वो हल्के नहीं हो रहे, तो वो एक्चुअली अपीयरेंट वेट कम हो रहा होता है, ठीक है। तो जब आप किसी भी झूले में बैठते हो तो जब आप ऊपर को जाते हो तो आपकी बॉडी पर भार पड़ता है और जब वापस आते हो तो लाइक आपको ऐसा जैसे आप हल्के होना शुरू हो गए हैं, तो वो एक्चुअली इसकी वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो अगर आप अपवर्ड एक्सेलरेट करते हैं तो आपका अपीयरेंट वेट ज्यादा हो जाता है, अगर आप डाउनवर्ड एक्सेलरेट करते हैं तो आपका अपीयरेंट वेट जो है वो कम हो जाता है। व्हाट इफ कि हम डाउनवर्ड ही एक्सेलरेट करें, यानी कि वही केस है कि डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहे हैं लेकिन आप एक्सेलरेट कर रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है। तो इस केस में क्या होगा? अब इस केस में होगा ये फॉर्मूला तो वही लगेगा, T इज इक्वल टू W माइनस MA। W जो है वो mg के बराबर है और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है तो यहाँ पर एक जगह मैं क्या लिख दूंगा, g लिख दूंगा। अब mg माइनस mg इज इक्वल टू 0। अब हमारा अपीयरेंट वेट 0 हो जाएगा। मतलब मैं ना आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। लेट्स से कि आप ऊपर से स्काई डाइविंग कर रहे हैं और फ्री फॉल नीचे आ रहे हैं, ठीक है। इन दैट केस कोई 100 किलो का बैग भी है ना, उसको आपने उठाना है, उसको आराम से उठा लेंगे। कैसे उठा लेंगे? क्योंकि उसकी रीजन ये है कि आपका वहां पर जो अपीयरेंट वेट है, जो उस बैग का अपीयरेंट वेट है वो 0 है, क्योंकि आप फ्रीली फॉल कर रहे हैं। इस तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जो सैटेलाइट्स अर्थ के गिर्द मूव कर रही है वो भी फ्री फॉल मोशन में है ना। अब देखिए जो सैटेलाइट्स में एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो कैसे हवा में उड़ रहे होते हैं, वो बिल्कुल वेटलेस फिर रहे होते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि वहां पर एक्चुअली वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रही है, तो वहां पर उनका जो वेट है वो 0 है। वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट चला जाएगा उसका वेट 0 ही होगा, ठीक है। तो इसको वेटलेसनेस का नाम देते हैं। तो अगर कोई भी बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी गिरती है तो वो वेटलेस हो जाती है। अब इस चीज को एक्सपेरिमेंटली करने के लिए ना आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि एक वाटर बोतल लेनी है, कोई भी बोतल लेनी है, उसके अंदर ना सुराख कर लें 3-4 इधर, ठीक है। आप उसमें पानी फिल करें, पानी फिल करने के बाद देखेंगे वो सुराखों में से पानी नीचे गिर रहा होगा। वो क्यों गिर रहा है? क्योंकि उसको ग्रेविटी नीचे को खींच रही है। आपने एक वीडियो बनाते हुए उस बोतल को इस तरह नीचे की तरफ फेंकना है। जब आप नीचे की तरफ फेंकेंगे ना तो जब आप बाद में वो वीडियो स्लो मोशन में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जिस दौरान जिस टाइम पीरियड में वो बोतल नीचे की तरफ जा रही थी, फ्री फॉल मोशन में थी, वो जो पानी है वो गिरना बंद हो जाएगा उसमें से। अब क्यों बंद होगा? क्योंकि पानी तो गिर रहा था फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। अब चूंकि उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि जो उसका अपीयरेंट वेट है वो 0 हो चुका है, तो वो पानी अपनी जगह पे रहेगा, वो नहीं गिरेगा। हाँ, जैसे ही वो नीचे गिर जाएगी, अब उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ था वो खत्म हो गया है, तो दोबारा उसमें से पानी जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब कोई भी बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करती है तो उसका जो अपीयरेंट वेट है वो 0 हो जाता है, वो बिल्कुल वेटलेस हो जाता है। तो इस सिचुएशन को हम नाम देते हैं वेटलेसनेस ड्यूरिंग फ्री फॉल। तो ये हमारे पास 4 कंडीशंस है। तो अब आपको यकीनन काफी हद तक समझ आ गई होगी
कि किसी भी बॉडी का रियल वेट क्या होता है और अपीरेंट वेट क्या होता है, और हमेशा दोनों का बराबर होना जरूरी नहीं है। हमारा जो अपीरेंट वेट है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इस केस में पहले केस में बराबर होगा, दूसरे केस में जब वो हमारा अपीरेंट वेट ज्यादा होगा, जब वो अपवर्ड एक्सेलरेट करेंगे डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेंगे तो कम होगा, फ्री फॉल करेंगे तो जीरो होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है। आगे चंद मैंने एक दो क्वेश्चंस बनाए हैं एमसीक्यू असेसमेंट के लिए, ताकि आपका टॉपिक रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 4 सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, ये जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के ऑर्बिट कर रही हैं, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट। अच्छा मेरी बात सुने, ये मैं आपको भी बता के हटाऊं कि जब वो सैटेलाइट्स मूव कर रही होंगी तो वो वेटलेस होंगी, ठीक है, क्योंकि फ्री फॉल मूव कर रही होंगी, तो उनका जो हमारे पास अपेरेंट वेट होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, सिंपल सी बात है, उनका अपेरेंट वेट जीरो होगा। अच्छा, उसके बाद एक बॉडी है, उसका वेट है 20 न्यूटन, तो ये एक्चुअली उसका रियल वेट बता रहा है, जो रियल वेट है वो 20 न्यूटन है। अपवर्ड एक्सेलरेट करता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड एक्सेलरेट करता है, तो स्प्रिंग बैलेंस में उसकी रीडिंग क्या आएगी? अब बेटा देखिए, स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग आती है ना, वो रीडिंग आती है अपेरेंट वेट की। तो जब कोई भी बॉडी अपवर्ड एक्सेलरेट करेगी उसके लिए अपेरेंट वेट का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू W प्लस एम ए। अब वेट तो 20 न्यूटन है, अब एम ए वाला फैक्टर हमने फाइंड करना है। अच्छा, जी की वैल्यू ना मैं यहाँ पे राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूँ, वैसे 9.8 होती है, तो अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेता हूँ तो आपको यहाँ पर पता ही है कि इसका मैथ हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? मैथ फाइंड करने का फॉर्मूला होता है W ओवर जी। 20 न्यूटन को हम डिवाइड कर देंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। अब 2 किलोग्राम को मैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे मल्टीप्लाई करूंगा, ये 4 न्यूटन आ जाएगा, यानी कि जो एम ए वाला फैक्टर है 4 न्यूटन आ जाएगा। उसका अपना वेट 20 न्यूटन है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 24 न्यूटन। ठीक है, तो अगर वो अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो 24 न्यूटन। यहीं पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता कि वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो अब उसका वेट क्या होगा, तो अगर वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा होता तो ये W माइनस एम ए होना था, तो 16 न्यूटन उसका जो है ना वो अपेरेंट वेट होना था। ठीक है, तो चूंकि अब वो अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो हमारा जो आंसर होगा वो 24 न्यूटन होगा। Okay students, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly like this video, comment लाजमी करें, और जितनी आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी है सबके साथ शेयर करें, एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।